Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor with my YouTube channel आदर्श आलिया। अब तो हम बहुत परिचित हो चुके हैं। तो आज का वीडियो भी है, मुझे लगता है आपको बहुत लॉन्ग अवेटेड होगा। काफी दिनों से आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रहे थे हिंदी में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस करने का। तो मैंने कोशिश की है। एक चीज मैं पहले ही बताऊं कि बहुत इसमें बहुत ज्यादा साइंस, चूंकि हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहे हैं इंग्लिश में, एमएससी लेवल तक तो बहुत मुश्किल थी हिंदी में पढ़ाना। तो इसलिए हिंदी, वैसे तो हिंदी मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट इस संदर्भ में, साइंस के संदर्भ में थोड़ी सी मुश्किलें हैं। तो मैं क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने जैसा मिला है, जितना हो सकेगा मैं एक्सप्लेन करूंगी। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे अगर डिफिकल्टी होगी तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आगे आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें चॉइसेस, एमसीक्यूज में ऑप्शंस नहीं है चॉइसेस के। आप उनको करेक्ट आंसर उसमें दिया हुआ है, वो आंसर आप याद कर लीजिएगा। तो जो भी चॉइस दिया रहेगा उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और कुछ सारे, ये दोनों करीब करीब इसमें 150 से पौने 200 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के। और उसके बाद कुछ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस उन्हीं के साथ मैं डिस्कस कर लूंगी। अगर अलग से आप बताएं, बोलेंगी लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है ये वीडियो। लॉन्ग क्वेश्चंस और 5 मार्क्स का क्वेश्चन सब अगर हम डिस्कस करने लगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ एमसीक्यू पर भी जो आंसर्स दिए हुए हैं, बस आप उसको देखते हुए मैं बढ़ रही हूँ। कहीं पे कोई इंक्वायरी होगी, कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ इश्यूज होंगे, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, क्वेश्चंस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दूं, मुझे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, बट जो अगर मुझे लगा कि कुछ आपको हेल्पफुल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार देख लीजिएगा। और डू राइट योर comments and your suggestions and your queries in the comment box if you like the video. So let us start. पहले इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। जैसे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस इनमें ऐसे हैं जो 5 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक दो वर्ड में भी आंसर्स हैं। तो ये मिक्स्ड हैं। आई होप कि ये आपको काफी हेल्पफुल होगा। इसमें एक दो लाइन के जो, जैसे अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसका अगर डेफिनेशन क्वेश्चन आता है इस तरह का कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको तो ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें चुनना है। तो उसका एक शॉर्ट आंसर है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं, तो वातावरण को गर्म कर देती हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का डेफिनेशन हो गया। अब अगर इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एमसीक्यूज में। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? एंडेंजर्ड, ये सब हम लोग देख चुके हैं जब हम क्लासेस कर रहे थे। तो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों, जो स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं, जिनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है, उनके बारे में जो इस बुक में लिखा हुआ है, वो है रेड डाटा बुक। तो अब आप रेड डाटा बुक का ये डेफिनेशन है। अगर ये 5 नंबर का आ गया तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा। अगर ये एमसीक्यू में आता है तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो योजनाएं बन रही हैं, उनके में से एक है ग्रीन पीस। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका एमसीक्यू में के लिए है। अगर जो भी जितने ऑप्शंस हों, गुजरात रहेगा तो गुजरात सेलेक्ट कीजिएगा, अहमदाबाद रहेगा तो अहमदाबाद सेलेक्ट कीजिएगा। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा। वन मतलब वाइल्ड लाइफ के का जो सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक एनिमल है पांडा। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के मुंशी। ताजमहल के पीले पड़ने और क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। ये भी हम लोग देख चुके हैं। एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो संगमरमर है, मार्बल है, उस पर रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से उसका कलर भी पेल हो रहा है, और क्षरण भी हो रहा है, इरोशन भी हो रहा है मार्बल का, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पे स्थित है? विस्कॉसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में आप है, बट ठीक है, आप एनवायरमेंट पे पूरे वर्ल्ड का रिलेशन है। तो फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस
उत्पन्न होती है ओजोन। ओजोन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओजोन लेयर पतला हो रहा है, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। ये सारा हम लोग बायोडायवर्सिटी, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी हम लोग टच नहीं कर पाए, परंतु आपने क्वेश्चंस पहले मांगा है, डिस्कस करने को पहले कहा है, तो इसलिए इस तरह से जब डिस्कशंस होंगे तो कुछ बायोडायवर्सिटी और कुछ जो चैप्टर्स अभी हम लोग टच नहीं कर पाए हैं उन पर भी डिस्कशन हो जाएंगे। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ये किन किन एनवायरमेंटल रिलेटेड कंडीशंस हैं इनका? ये आपकी सिलेबस से रिलेटेड है नहीं, परंतु अब एक एक सिलेबस से चुन चुन के हम नहीं चुन सकते हैं, बट सीएफसी इज ऑलवेज रिलेटेड विद द एनवायरमेंट, सो यू मस्ट नो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे नहीं रिलेटेड है। सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट कहाँ कहाँ वातानुकूलों, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीजों में यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सो सॉरी, कैसे नहीं रिलेटेड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ये एक वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी एक वजह है सीएफसी। सॉरी, मैं भी थोड़ा सा वही हिंदी इंग्लिश मिल मिल करके थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे हैं। सो सीएफसी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसमें अब कोई भी एमसीक्यू में कोई भी आ सकता है, और 5 नंबर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आप दोनों में तैयारी कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। दिस इज द आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण का रक्षा कवच कवच किसे कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया, ओजोन लेयर जो पतला हो रहा है, क्षरण की वजह से ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, और उसकी वजह से सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंच रही हैं और बहुत सारी डिजीजेस का, स्किन प्रॉब्लम्स की वजह बन रही हैं। सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा किन जगहों पे पाई जाती है? दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन मेघा पाटकर और बहुत सारे पर्यावरण विदों ने और समाज सेवियों ने मिलकर चलाया था। मध्य प्रदेश इसका मेन सेंटर था, जहाँ पेड़ों से चिपको, पेड़ों को कटने से बचाओ, ये इसका मुख्य ध्येय था। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सीएफसी। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? ये एक बहुत बड़ा वायु प्रदूषक है जो प्रोड्यूस होता है बहुत सारे एफ्लुएंट से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के रूप में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। शुक्र है कि इंडिया नहीं है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। इसको बीओडी भी कहते हैं, इसलिए ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बी ओ डी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। वायुमंडल के ओजोन परत हमारी किन किरणों से करती हैं? पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से। जलवायु परिवर्तन किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं? बाह्य वायुमंडल में, दैट इज द एटमॉस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसमें मानव द्वारा निर्मित उपग्रह उसमें स्थित होते हैं, स्पेस भी जिसको कहते हैं। भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। बहुत ज्यादा लंबा होगा तो हम थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे और क्वेश्चंस आंसर्स में, क्योंकि यूजुअली जहाँ डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी मैं दूंगी, बट वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन होना चाहिए, सॉरी, दिस इज क्लोरीन, फ्लोरीन होगा। दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन,
and carbon. This is fluorine. I hope पढ़ पा रही होंगी आप. फ्लोरीन. सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1980. पर्यावरण का दुश्मन किस पेड़ को कहते हैं? यूकलिप्टस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है. बहुत ज्यादा ये एटमॉस्फेयर को हॉट करने में करता है. देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बैंगलोर. सॉरी, यूकलिप्टस पेड़ से जड़ों से मिनरल्स बहुत ज्यादा सोखता है और बहुत ज्यादा ट्रांसपरेट करता है. तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर को, यूकलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है. पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र बैंगलोर में है. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. देन आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषण को नापने के लिए किया जाता है? दैट इज जल प्रदूषण. पौधे अपने खाद्य निर्माण प्रक्रिया में गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों के सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन. विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ है? स्विट्जरलैंड. स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा. विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च. ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से जाना जाता है? 65 डेसिबल. पर्यावरण क्या है? ये तो आपके 5 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नॉट एट ऑल अमेजिंग के 15 मार्क्स के लिए भी आया. पूरा उसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, इकोसिस्टम आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी. 15 मार्क्स में अगर आता है. 5 मार्क में आता है तो डेफिनेशंस एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स देंगे. और अगर एमसीक्यू में आता है और ये एक ऑप्शन है तो इसको आप चुनिएगा. हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें और अन्य अन्य जीवधारियों को, जो भी जीवित चीजों को प्रभावित करता है, वो है एनवायरनमेंट. सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी के बारे में कुछ बताने की अभी जरूरत ही नहीं है. वाहनों का ऑल्टरनेटिव गैस के रूप में इसको बहुत ज्यादा सब लोग सुन रहे हैं. सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष क्या है? खजूर. पाम. राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 35%. इतना सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है. पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल. सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव. बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है? लखनऊ. तो ये फर्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज हो गए. आई थिंक मैं जितना हो सका है कम कॉम्पैक्ट करके, जिप करके क्वेश्चंस डालने की कोशिश की हूँ. और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी अगर आप साइट्स खोजिएगा, लिंक्स देखिएगा तो बहुत सारे आपको मिलेंगे. लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करती हूँ. उससे क्वेश्चंस आपको हजारों मिल सकते हैं. कुछ लिंक्स पर मैंने डाल दिया है, कुछ मैं लिंक्स डालने की कोशिश करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में. बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में. दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में. ओजोन दिवस 16 सितंबर. किस दिवस को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? 27 सितंबर. ये डेट्स एंड ईयर्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है. पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना 1989. विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड. केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974. ये तो हम लोग देख चुके हैं. पांडा को सिंबल ऑफ फॉरेस्ट, जीव कोष, जिसको फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए सिंबॉलिक प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज पांडा. जल प्रदूषण नियंत्रण दिसॉल अगस्त मलाई और जा मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? केरल और तमिलनाडु में. ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना. वी हैव डन. नदियों में जल प्रदूषण खुली हुई है, यह किस मात्रा से नापा जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा से. पैन क्या है? गौण प्रदूषक. गौण क्या हुआ? तो मुझे देख के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी गौण क्या होता है. जंगल अधिकार कानून 2006 में आया. जंगल अधिकार कानून 31 दिसंबर 2007 में आया. अब this is the confusion. जंगल अधिकार कानून, that this is the most right this is not correct. जंगल अधिकार कानून
31 दिसंबर 2007 को आया। ग्रीन चैनल क्या है? डाकघर परियोजना। वन महोत्सव, के मुंशी। भूमि पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? ये रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है। ये भी ताजमहल, ये भी रिपीटिशन है। यूएसए में एनवायरमेंट एजुकेशन किट्स कहाँ है? नैरोबी में। फोटोकॉपी मशीन किस गैस में कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? दिस इज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटिशन हैं, इसलिए इसको हम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में सबसे अधिक वन प्रदेश, दिस इज अगेन रिपीटिशन। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला, दैट इज पैरासाइट फूड चेन। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? नागपुर। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स जिसको कहते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई? 24। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? दैट इज K40। पार्वती आर्ग पक्षी अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है? मूंगा चट्टान, कोरल रीफ। प्राथमिक शैल कौन सी शैल है? आग्नेय शैल। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? अगेन रिपीटिशन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। जल प्रदूषण एंड संरक्षण अधिनियम 1974। पर्यावरण की सुरक्षा का मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अनुच्छेद 51A 42 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया है। कुछ और अब ये क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, टिपिकल एमसी क्वेश्चंस हैं, ये करीब करीब 52 अराउंड मोर देन 50 हैं। इनमें मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें आप या फिर करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, इसको ध्यान से आप पढ़ के याद कीजिए। ये सर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। इसको आप एक ऑप्शन में एमसीक्यू में भी अगर ऑप्शन है तो रख सकती हैं, अदरवाइज 5 मार्क्स क्वेश्चन में इसको आप थोड़े डिटेल्स में देना होगा। सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पारितंत्र अनुकूली और प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से किया जाए ताकि इकोसिस्टम फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर कैसे दिया जाए, उसके बारे में ये प्रोटोकॉल बताता है। और यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित अंतर सरकारी समझौता है। 2022 चल रहा है। इस लक्ष्य ये रखा गया था कि इस साल तक ग्रीन हाउस गैस जो निकल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। अभी तक सक्सेसफुल, बहुत अच्छे, रिमार्केबल सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सक्सेस मिला है, बट डेवलप्ड कंट्रीज में काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय आरडीडी पहलों में से एक है। अब इसके बाद है दिस इज पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? वनस्पति, दैट इज द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके पर्यावरण एंड पारिस्थितिक भौतिक घटक क्या है? दैट इज द कंस्टिट्यूएंट, क्या बनाता है? दैट इज प्रवाहित जल। जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। देन इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग टांसले ने किया। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया? अपघटन करता, डिकम्पोजर। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो दीज आर द क्वेश्चंस। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या होता है? मृदा अपरदन, दैट इज सॉइल इरोशन। जो पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ग्राउंड वाटर को नीचे जाने में हेल्प करते हैं, तो वो सॉइल इरोशन पर सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है डिफोरेस्टेशन का। देन पहाड़ों पर
काफी नमी और जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? क्योंकि पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, जो ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। तो दैट इज द मेन रीजन कि जो हमने देखा था टुंड्रा, बहुत ज्यादा हाइट पर काफी नमी है, काफी पानी है, पर पेड़ नहीं रहते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? झील। इन ये जो खेत, बांध और पार्क हैं, ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हैं, जबकि झील नेचुरल है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, खेत, प्रवाल भित्ति हो गया, वेटलैंड हो गया, नदी हो गया, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। यहाँ खेत मानव निर्मित है। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, दैट इज नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। इसमें सैलिनेटेड वाटर, सॉल्टी वाटर का उदाहरण है प्रवाल भित्ति। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब, समुद्र, मेरीन हो गया, खाड़ी, एस्चुरी, जहाँ समुद्र और नदी मिलते हैं। तो ये सारे स्वच्छ जल नहीं है शुद्ध रूप से यहाँ। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। ये तुम पहले भी देख चुके। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं, दैट इज उत्पादक हो गए प्रोड्यूसर, उपभोक्ता हो गए कंज्यूमर, इनकी संख्या को एक इकोसिस्टम में कौन कंट्रोल करता है? जलवायु संबंधी कारक। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पोषण प्रबंध, दैट इज ट्रॉपिक लेवल। किस तरह का फूड से क्या रिलेटेड, कैसे रिलेटेड है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? ग्रीन वेजिटेशन, बाय फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट या और भी दूसरे प्रोडक्ट्स में। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? पादप, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, अपने आप स्वपोषी, खुद बनाते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक डीडीटी, जो कि अब बैन किया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ये टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है। डिसर्टिफिकेशन किससे होता है? ये हम लोग देख चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स में इकोसिस्टम के। वनों को उखाड़ने के कारण वनों की से होने वाले मृदा अपरदन, दैट इज सॉइल इरोशन। वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन, पानी की वजह से, एयर की वजह से, और बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण डिसर्टिफिकेशन होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। कुत्ता किस वर्ग में आता है? द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सर्वाहारी जंतु, ऑमनीवोर्स, ये आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में। द्वितीय उपभोक्ता होना चाहिए, नहीं, ठीक, दिस इज करेक्ट। तृतीय उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर्स आर बाज। इन तीनों की श्रेणी में हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग और बाज में बाज हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? ये अगेन टर्शियरी कंज्यूमर होगा। गिद्ध किस वर्ग में आता है? ये भी टर्शियरी कंज्यूमर होगा। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को नेचुरल क्लीनर इसको कहते हैं। सामाजिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सा सम्मिलित? समार्जक उपभोक्ता, ये समार्जक, समार्जक, दिस इज उपभोक्ता की श्रेणी में दीमक आता है। अब घटक जीवों का उदाहरण कवक। बैक्टीरिया किस, ये अलगी या फंजाई, किसको हिंदी में कवक कहते हैं? मस्ट बी algae, शैल, शैवाल और कवक, दिस इज algae, दिस इज फंजाई। कवक शुड बी फंजाई। बैक्टीरिया आता है डिकम्पोजर्स में। जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव। बायोमास में जितने भी जीव हैं सबका बायोमास होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? शुड बी, कौन होता है मतलब क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का वास किससे होता है?
रूपांतरण से, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन के समय ये हमने देखा है कि पिरामिड में एनर्जी का लेवल कैसे वास होता चला जाता है। हरे पौधे प्रकाश सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%। इसके बारे में हम लोग इंग्लिश वाले में भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये ऑप्शंस जो रहे उसमें नियरेस्ट जो है, कहीं कहीं पे 11% भी लिखा हुआ है। जितना मुझे याद है इंग्लिश वाले वर्जन में हमने देखा था 11%, बट यहाँ पे मोस्ट नियर अबाउट इज 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर को, ऊंचे से नीचे की तरफ आती है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय। इकोसिस्टम में किस तरह से रासायनिक तत्वों का प्रवाह होता है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? खनिजों का। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल। हरे पादप भोजन श्रृंखला में किस स्थान पर होते हैं? प्राइमरी लेवल पे होते हैं। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला से। देन खाद्य जल नता। इस क्वेश्चन को तो चेक करना होगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। 48। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? अपघटक, अपघटक, डिकम्पोजर अंतिम सिरे पर होते हैं इकोसिस्टम के या फूड चेन के भी। सबसे कमजोर कड़ी खाद्य श्रृंखला की होती है सर्वोच्च उपभोक्ता। सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। अब ये एक किसी जगह पे मुझे मिले थे 5-6 क्वेश्चन, इसके बाद इसके पहले, और ये एक्चुअली मुझे लगता है किसी साइट का एडवर्टीजमेंट में था। मुझे लगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट इसके बाद के क्वेश्चंस ना इसके पहले के क्वेश्चंस मिले। ये पूरा एक साइट पे ले जा रहा है, लिंक पे ले जा रहा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं गूगल के सर्च से, या मुझे मिल जाएगा लिंक तो मैं दे दूंगी। उसके बाद फिर वो लिंक मुझे मिला नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एमसीक्यू में हेल्प कर सकते हैं। किस जीव को भूमि की आंत कहते हैं? इसका आंसर है कीचुआ। विश्व वन्य संरक्षण कोष किस देश में है? स्विट्जरलैंड। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। विंसर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तराखंड। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सो दीज आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस। अब ये हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 नंबर के क्वेश्चंस, जिसमें आंसर जो दिया हुआ है ये बहुत ही छोटी, 5 नंबर का आंसर नहीं है, आपको इसको एक्सपैंड करना होगा। मैं खाली क्वेश्चंस भी दे सकती थी, बट मुझे लगा कि क्वेश्चन के साथ जो छोटा आंसर है वो भी दे दूं, ताकि आपको हिंट मिलेगा कि आपको किस रास्ते पर किस तरह से आंसर करना है। पर्यावरण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषक कारण कौन कौन से हैं? अब ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रदूषण का मतलब क्या है? ओजोन स्तर का महत्व क्या है? उत्पादक का क्या मतलब है? ये सारे 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है? ये जिनका जैविक, ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स या वेस्ट को जो डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल, उनसे पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है उसके बारे में बताया हुआ। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं? ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है, जिसके थ्रू पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को दर्शाया गया है। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों प्रोड्यूसर्स का क्या क्या काम है? दीज आर द वर्क्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। इसी तरह मैदानिक परिस्थिति में जो उच्चतम उत्पादक एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता का नाम बताएं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इकोसिस्टम क्या है? उसमें कौन कौन से लेवल पे क्या क्या है? पारिस्थितिकी दक्षता को परिभाषित करें। पोषी स्तर क्या है? ट्रॉपिक लेवल क्या है? तो ये सारा हम लोग देख करके आए हैं जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे या डिफरेंट टॉपिक्स। इसको आप छोटे में, बहुत शॉर्ट आंसर 1-2 लाइन का दिया हुआ है, इससे पढ़ करके आप अपने आंसर को, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से इलाबोरेट कर सकती हैं। ये आपको हेल्प करेगा।
यदि पीड़कनाशी अपघटित न हो तो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो डिकम्पोजर्स अगर नहीं अब इसका एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको हम अलग से देख लेंगे। जैसा मैंने कहा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको कि इंग्लिश और हिंदी में मैं भी मैच नहीं करा पा रही हूँ। आहार श्रृंखला, फूड चेन को परिभाषित करें। आहार जाल, फूड वेब क्या है, ओजोन क्या है, किस पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, पारितंत्र में आप घटकों की भूमिका बताइए, डिकम्पोजर्स का क्या इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में। देन पिछले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपर पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है। ये सारे आंसर्स, अगर आपको कुछ कोई आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझने में मुश्किल हुई है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। उपभोक्ता क्या है, एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या हैं, संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए आए हैं। इसके आंसर शॉर्ट में दिए हुए हैं। एज आई एम टेलिंग, बार बार मैं बता रही हूँ कि किसी प्रश्न का पर्टिकुलरली आपको आंसर समझने में, जवाब समझने में मुश्किल आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि जैसा मैं बहुत ओपनली एक्सेप्ट कर रही हूँ कि इंग्लिश और हिंदी को मैच कराने में मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हिंदी में मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रही हूँ। साइंस को हिंदी में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, और अब इतना समय नहीं है कि मैं पहले खूब डिटेल पढ़ लूँ फिर आपको पढ़ाऊँ। आपका एग्जाम जिन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ उनके एग्जाम्स तो बिल्कुल आज कल में होने वाले होंगे, मिड सेम्स तो शायद हो भी चुके हैं। So anyway, whatever I can have done in short period, I have done. Now let me know what more you want. ऐसे दो तरीके बताइए जिनसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का वातावरण में बढ़ने का मुख्य कारण। किसी भी परितंत्र में जैव घटक कौन कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं जीवोम या बायोम में अंतर स्पष्ट करें। इकोसिस्टम और जीवोम या बायोम हो गया बायोमास ऑफ दैट इकोसिस्टम, उसमें डिफरेंस। फिर ये जैव अनिम्नीकरण एवं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों में क्या अंतर है। वेस्ट, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसको वाकई मैंने जहाँ से भी इसको लिया है वहां से टेबल फॉर्म में उतार नहीं पाई हूँ, तो इस तरह से टाइप करने में एक दो करके आया है, वैसे ही मैंने दे दिया। इसको आप जब पढ़िएगा आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नाउ इन द लास्ट, दिस इज द सिलेबस जिसके बेसिस पर मेनली हमने देखा। ये सिलेबस यहाँ देने का मेरा मेन पर्पस ये है कि इस सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, ये टॉपिक आप 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए एज द टॉपिक या एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट करके आप एज अ होल कंसिडर कर सकती हैं। अगर आपको जरूरत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस का एक अलग से फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने वो पूरा सिलेबस एक मिला मुझे, जिसमें करीब करीब सारे टॉपिक्स वो हैं जो जिनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, उसमें इनमें इंक्लूडेड था। ये सिलेबस भी बहुत बड़ा था, पर मैंने इससे वही पोर्शंस लिए हैं जो अभी जो हायर एजुकेशन के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं मैक्सिमम इसमें कवर हो गए हैं। तो ये एज ए हेल्प, ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अब इस पे एक फुल क्वेश्चन ही आ सकता है। तो इसमें 6 एक्ट्स के बारे में मैंने एकदम शुरू में जब मल्टीडिसिप्लिनरी रोल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस पर डिस्कस किया था मैंने, उस समय इन एक्ट्स के बारे में मैंने उस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो गो थ्रू द माय प्लेलिस्ट। एनवायरमेंटल साइंस में जितने टॉपिक्स हैं इनमें आपको सारे सोशल द इश्यूज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लमेटिक इश्यूज जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, उस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट पर अलग से हम लोगों ने कोई क्लास नहीं अभी कर पाए हैं हम, बट अब इसमें जब फुल क्वेश्चन आएगा
तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग से आ सकता है, पोल्यूशन कंट्रोल अलग से आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक फुल क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में हमने ये वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने देखा है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे हम अभी अलग से क्लास नहीं ले पाए हैं। नॉइज पोल्यूशन, समुद्री प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सब पर एक एक फुल क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेबस देने का मतलब यही है कि मैं फुल 15 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्या है बायोडाइवर्सिटी, कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, इसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन पे आप या फुल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकती हैं। छोटे छोटा टॉपिक्स या 2-3 टॉपिक्स सब टॉपिक्स मिला करके फुल क्वेश्चन आ सकता है। इतना तो अभी इस वीडियो में समय नहीं हो पाएगा, तो जितना हो सका है मैं शॉर्ट में मैंने कोशिश की है आपको देने की। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम्स हैं, इको इकोसिस्टम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पर। ये टाइप्स हमने देखा है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम भी हमने बहुत शॉर्ट में देखा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हैं। 4 तरह के मेन डेजर्ट इकोसिस्टम्स हैं, ये सब हम देख चुके हैं। पर उनके बारे में डिटेल्स अलग अलग, एक एक फुल क्वेश्चन आ सकता है। इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे अलग क्वेश्चन आ सकता है। वो अब मैं इसके बाद कोशिश करती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन वाला इशू रिजॉल्व हो गया हो, अगर आपको और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं तो मैं एक कोशिश करती हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस पे एक वीडियो बना सकी तो बनाऊंगी, नहीं तो मैं अब टॉपिक्स कवर करूंगी। नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी एंड लैंड रिसोर्सेज, ये भी हम देख चुके हैं, इस पे फुल क्वेश्चन आ सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल्स एंड फूड रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पर क्वेश्चन है। बायोटिक रिसोर्सेज फुल क्वेश्चन आ सकता है, एबायोटिक रिसोर्सेज फुल क्वेश्चन आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर फुल क्वेश्चन आ सकता है, वाटर, फॉरेस्ट, ये नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुल क्वेश्चन आ सकता है। तो आई थिंक कि इतना डिस्कस करने के बाद अगर इस पे आप, ये आपके लिए उपयोगी होगा, यूजफुल होगा, लेट मी नो कि क्या आपके लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हिंदी वाले क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। मैंने अभी सोचा कि सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चंस दे दूं, क्योंकि आपके एग्जाम्स, जिनके एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं, उनको शायद ये ज्यादा जरूरत है क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की, जैसा आपका रिक्वेस्ट आ रहा था। So do like, share and subscribe the channel if you like it. Let me know your issues जो आप नहीं लाइक कर रही हैं, और मुझे क्या सुधार करने के लिए करना चाहिए वो बताइए। और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं, और ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आप किस तरह के डिस्कशंस पसंद करती हैं। मैं भरसक कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकूं। Let me know, press the bell icon, and thank you.